Greetings everyone. Welcome back. Today we are going to start our unit number 4, that is plant physiology, chapter number 11, photosynthesis in higher plants. In this chapter we will study about the process of photosynthesis, each and every detail of this process in higher plants. Higher plants के अंदर photosynthesis कैसे होता है, about photosynthesis in today's time we start studying from class 5 or 4. What is photosynthesis? Photosynthesis means synthesis of food in the presence of sunlight. Synthesis मतलब formation of food in the presence of sunlight. तो हायर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर क्या चीज इन्वॉल्व होती है, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, कैसे होता है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में देखेंगे. सो shall we start? Yes. All animals including human beings depend on plants for their food. Have you ever wondered from where plants get their food? हमें पता है कि हम अपना फूड प्लांट से लेते हैं, लेकिन प्लांट फूड कैसे बनाते हैं, कहां से लाते हैं फूड? Green plants in fact have to make or rather synthesize the food they need and all other organisms depend on them for their needs. अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म अपनी फूड की नीड को पूरा करने के लिए उन पे डिपेंड रहते हैं. क्लियर? द ग्रीन प्लांट्स मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस. कैसे बनाते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड देयरफॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप मींस जो अपना खाना खुद से बनाते हैं. ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से अपना खाना बनाते हैं उन ग्रीन प्लांट्स को. देखो बेटा मेंशन किया हुआ, नॉट ऑल प्लांट्स, द ग्रीन प्लांट्स are called the autotrophs. You have already learned that the autotrophic nutrition is found only in plants and all other organisms that depend on the green plants for food are heterotrophs. अब प्लांट अपना खाना खुद बनाती हैं, ठीक है, तो उस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड रहते हैं ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फॉर फूड आर कॉल्ड द हेटेरोट्रॉप्स. ठीक है. ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो कि एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फिजिको केमिकल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि लाइट एनर्जी को फूड एनर्जी में बदल दिया जाता है या फिर सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है. ठीक है. और जो हमारा फूड बनता है वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड. अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, उनको एनर्जी कहां से मिलती है? सनलाइट से. द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. और अर्थ के ऊपर जो लाइफ का बेस है वो कौन सेट कर रहा है? फोटोसिंथेसिस ही सेट कर रहा है, जो कि कौन करते हैं? प्लांट्स. क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और अगर सनलाइट नहीं है तो हम कोई भी नहीं है, क्योंकि सनलाइट से ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं और वही प्लांट हमारी फूड की जो नेसेसिटी है, जरूरत है, नीड है, उसको पूरा करते हैं. फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू 2 रीजन. 2 वजह से ये क्या है? बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट क्या है? इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन द अर्थ. पहला सोर्स है फूड का, जो फूड का जो प्राइमरी सोर्स है, ये जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स. आपने सुना है ना, ग्रीन प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो CO2 लेता है और O2 बाहर निकालता है. उस O2 को ही हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं. तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ना तो फूड होगा और ना ही ऑक्सीजन होगी, और दोनों क्या है? हमारी लाइफ की नेसेसिटी है. क्लियर ना? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ?
क्या होगा अगर ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं है, तो आप खुद से समझ सकते हो, ऑक्सीजन नहीं है तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, तो मर जाएंगे। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेटिक मशीनरी एंड द वेरियस रिएक्शंस दैट ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अभी मैंने कहा था कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस इन विच सनलाइट और लाइट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू केमिकल एनर्जी। तो इनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सी मशीन काम कर रही है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक मशीनरी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एनर्जी की, तो कौन कौन सी रिएक्शंस काम कर रही है, कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो हैव यू क्लियर कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। अब आते बेटा हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट डू वी नो। व्हाट डू वी नो, हम क्या जानते हैं। देखो, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। पहले ये देखते हैं कि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या क्या जानते हैं। ठीक है, सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स यू मे हैव डन इन अर्लियर क्लासेस हैव शोन दैट। अर्लियर क्लासेस में कुछ आपने सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स करके पता लगाया होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक क्लोरोफिल जरूरी है, जो क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, लीफ में होता है। ठीक है, लाइट जरूरी है और CO2 जरूरी है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्लोरोफिल कहां होता है बेटा, लीफ की जो सेल होती है, लीफ की वो सेल जो फोटोसिंथेसिस करेगी, उसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं मीजोफिल सेल। क्या नाम देते हैं बेटा, मीजोफिल सेल। ठीक है, उन मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट एक सेल का ऑर्गन होता है, सेल की ऑर्गेनल होती है। उस सेल ऑर्गेनल में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, लाइट कहां से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। CO2 कहां से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है। वाटर कहां से मिलता है, सॉइल से मिलता है। और यही चीज रिक्वायर्ड होती है बेटा, किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, यू मे हैव कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स। आपने क्लास 10 में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा इन द चैप्टर ऑफ लाइट प्रोसेसेस। ठीक है, उसके अंदर 2 टाइप के लीफ लिए गए थे। एक था वेरीगेटेड लीफ और ए लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर एंड एक्सपोज टू लाइट। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, हमारे पास 2 टाइप के लीफ हैं। पहले टाइप का लीफ क्या है, वेरीगेटेड लीफ है। इस लीफ में क्या है, पैचेस होते हैं ग्रीन कलर के, ग्रीन कलर के पैच होते हैं। और वेरीगेटेड लीफ होते हैं मनी प्लांट के। ठीक है, कहीं कहीं ग्रीन कलर के पैच होते हैं, कहीं कहीं वो येलो कलर का लीफ होता है। दूसरा लीफ लेना है जिसको हमने आधा यानी कि पार्शियली कवर कर दिया गया है, किससे, ब्लैक पेपर से। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर सनलाइट क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, सनलाइट नहीं आ पाएगी। और सनलाइट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा फोटोसिंथेसिस का, वही तो एनर्जी प्रोवाइड करती है ना। फिर क्या हुआ, ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब इसमें क्या देखना था, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च देखना था। अब खुद सोच के देखो बेटा, वेरीगेटेड लीफ का जो ग्रीन कलर का पैच है उस पर क्लोरोफिल होगा, उसको सनलाइट भी मिल रही है, उसको CO2 भी मिल रही है, उसको H2O भी मिल रहा है, तो ग्लूकोज भी बनेगा और एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर भी होगा सेल के अंदर। ठीक है, पार्शली कवर्ड लीफ के अंदर क्या है, जो लीफ का पार्ट कवर्ड है उसमें सनलाइट नहीं आएगी, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो स्टार्च भी नहीं स्टोर होगा। लेकिन वो पार्ट लीफ का जो कवर्ड नहीं है, वहां पे सनलाइट भी आएगी, सारे फैक्टर्स उसको मिलेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, ग्लूकोज भी बनेगा और स्टार्च भी क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, on testing these leaves for presence of starch, it was clear that photosynthesis occur only in the green part
of the leaves in the presence of light. तो इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो ग्रीन पार्ट है लीफ का, सिर्फ वहीं पे क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। अब वेरीगेटेड लीफ में जो ग्रीन कलर का पैच था वहीं पे फोटोसिंथेसिस हुई, वहीं पे हमें स्टार्च मिला, ठीक है। और पार्शली कवर जो लीफ था, लीफ का वो पार्ट जो ग्रीन कलर का एक्सपोज था सनलाइट को, वहीं पे क्या मिला बेटा, स्टार्च मिला। और स्टार्च टेस्ट हम क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं कि आयोडीन जब स्टार्च से रिएक्ट करता है तो ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है। अगर स्टार्च प्रेजेंट है और आयोडीन आप उसके साथ डाल दोगे तो क्या वो कैसा कलर देगा, ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। Another experiment you may have carried out where a part of a leaf is enclosed in a test tube containing some KOH, calcium hydroxide soaked cotton, which absorbs CO2 while the other half is exposed to air. The setup is then placed in light for some time. अब देखो इसने क्या किया है, ध्यान से समझना बेटा, इसने क्या किया है। देखो एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें लीफ का एक पार्ट एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा उसने, मानो लीफ का छोटा सा पार्ट किसके अंदर रख दिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दिया, और इसमें एक कॉटन रखी जिसके अंदर KOH को एब्जॉर्ब करवा दिया। किसको करा दिया, KOH को एब्जॉर्ब करवा दिया। ये कॉटन है, कॉटन को KOH में डिप किया, उसने KOH को एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसलिए लिखा हुआ है KOH सॉफ्ट कॉटन। KOH की क्या प्रॉपर्टी है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये लीफ है, फोटोसिंथेसिस करके ये O2 बाहर निकालेगा और CO2 लेगा, लेकिन यहां एयर में जितनी भी CO2 है उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, KOH ने। तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना बेटा, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से यही बताने की कोशिश की जा रही है। अब देखो, द सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम, सेटअप को लाइट में रखा गया। On testing for the presence of starch later in the two parts of leaf, you must have found that the exposed part of the leaf test is positive for the starch, while the portion that was in tube tested negative. Tested negative. क्या कहा गया बेटा, देखो यहाँ पे लीफ का कुछ पार्ट एक टेस्ट ट्यूब में रखा गया जिसमें KOH था, KOH सॉफ्ट कॉटन था, लेकिन दूसरा हाफ कहा किसको एक्सपोज कर दिया गया, एयर को एक्सपोज कर दिया। एयर को एक्सपोज कर दिया मतलब यहां तो CO2 आ जाएगी इस वाले पार्ट में, लेकिन यहां पे तो CO2 ये एब्जॉर्ब कर रहा है KOH, ठीक है। तो यहां पे तो स्टार्च मिल जाएगा और यहां पर स्टार्च नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो एक्सपोज पार्ट यानी कि जो एयर की कांटेक्ट में लीफ था वो क्या आ जाएगा, स्टार्च टेस्ट के लिए पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन जो ट्यूब के अंदर था वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब वहां पे तो स्टार्च बना ही नहीं। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट, दिस शोड दैट CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इन लास्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया कि ग्रीन पार्ट जरूरी है यानी कि क्लोरोफिल जरूरी है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि CO2 जरूरी है, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम इस कंक्लूजन पे आए कि इस वाले टेस्ट ट्यूब में तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आया और दूसरी में क्या आया, पॉजिटिव। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने लीफ लिया और इसको किससे क्या करा दिया, एक्सपोज करा दिया एयर से, ठीक है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे बेटा, एकदम से हमें पता नहीं चल गया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, क्या चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, हमें एकदम से कुछ भी नहीं पता चला। हम कुछ साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, धीरे धीरे चीजें पता चली कि अच्छा CO2 भी रिक्वायर्ड है, वाटर भी रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन कहां से आ रही है, सनलाइट का क्या काम है, अच्छा ग्रीन पार्ट में ऐसा क्या है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चला कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है और इसके अंदर क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम 1 by 1 पढ़ेंगे। Early experiments. It is interesting to learn about those simple experiments that lead to a gradual development in our understanding of photosynthesis. तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। हमारे पास साइंटिस्ट
साइंटिस्ट था? जोसेफ प्रिस्टली। कौन था बेटा? जोसेफ प्रिस्टली। 1733 टू 1804। इन 1770 में उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया और उसने बताया कि ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ में एयर एक इंपॉर्टेंट और एसेंशियल रोल प्ले करती है। क्या था? ध्यान से सुनो। उसने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए और बताया कि ग्रीन प्लांट की ग्रोथ के लिए एयर एक एसेंशियल रोल प्ले करती है। क्लियर है? प्रिस्टली, यू मे रिकॉल, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। उसने ऑक्सीजन को क्या कर लिया था? डिस्कवर कर लिया था 1774 इन 1774 में। Priestley observed that a candle burning in a closed space, a bell jar, soon get extinguished. जैसे कि फिगर 11.1 A B C D में दिखाया गया है। Similarly, a mouse would soon suffocate in a closed space. तो पहले एक्सपेरिमेंट को समझते हैं बेटा। देखो, हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। इसके अंदर 4 फिगर दिखाए गए हैं बेटा। उन 4 फिगर से हम जोसेफ प्रिस्टली के किए हुए एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। देखो, उसने एक बेल जार लिया। उसने क्या लिया? एक बेल जार लिया। 1 2। देखो, बेल जार, पहले तो एक बेल जार लिया, उसमें उसने एक बर्निंग कैंडल को रखा और एक माउस को रखा। एक बर्निंग कैंडल को रखा और माउस को रखा। अब इसको भी ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसको जलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके बेल जार के अंदर जितनी भी O2 थी कुछ टाइम के बाद यूज हो गई, तो कैंडल भी बुझ गई और माउस भी डाई हो गया। फिर उसने क्या किया? फिर से एक बेल जार लिया, उसमें बर्निंग कैंडल रखी, एक लिविंग माउस रखा, ठीक है, और साथ के साथ क्या लगा दिया? एक प्लांट लगा दिया। अब देखो, प्लांट फोटोसिंथेसिस करके CO2 ले लेता है इन, CO2 इन एंड O2 आउट। अब ये दोनों किसके लेवल को बढ़ा रहे हैं? CO2 के लेवल को बढ़ा रहे हैं बेल जार के अंदर, जो कि रिक्वायर्ड है किसको? प्लांट को। और इन दोनों को रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन फॉर द ब्रीदिंग, और वो क्या कौन दे रहा है? प्लांट दे रहा है। तो कुछ टाइम के बाद देखा गया कि जो कैंडल भी है वो भी बर्न कर रही थी, जो माउस है वो भी लिविंग है, और प्लांट भी क्या है? हेल्दी है। इसका मतलब क्या हुआ? एयर के अंदर कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ तो चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है? एयर के अंदर कुछ चीज ऐसी है जिसको कैंडल एंड माउस रिमूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन। और साथ ही साथ एयर के अंदर कुछ ऐसी चीज है जिसको प्लांट क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है, और वो क्या है? ऑक्सीजन। प्लांट तो उसको ऐड कर रहा है और कैंडल और माउस उसको रिमूव कर रहे हैं एयर से, दैट इज ऑक्सीजन। तो ये था जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नाउ कम टू द थ्योरी पार्ट बेटा। यस, सिविल, देखो क्या बोला? एक बेल जार लिया। प्रिस्टली ऑब्जर्व दैट ए कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस, अ बेल जार सून गेट एक्सटिंग्विश्ड। थोड़ी देर के बाद वो जलना बंद हो गई। सिमिलरली, एक माउस वुड सून सफोकेट इन ए क्लोज स्पेस। माउस भी डाई हो गया सफोकेशन के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन मिली नहीं। ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बोथ समहाउ डैमेज द एयर। दोनों क्या करे थे? एयर को डैमेज करे थे। डैमेज करने का मतलब ये नहीं बेटा तोड़ फोड़ कर देना, एयर से ऑक्सीजन को ले रहे थे दोनों, ठीक है। बट व्हेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट, एक पुदीने का
पौधा जब बेल जार के अंदर रखा, सेम बेल जार के अंदर, तो उसको मिला द माउस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यूड टू बर्न। ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है। सो प्रिस्टली हाइपोथेसाइज्ड एज फॉलो, प्लांट रिस्टोर टू द एयर, प्लांट उस एयर को रिस्टोर कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन लेवल को बनाए रख रहा है। वट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव, जिस चीज को एयर से ब्रीदिंग एनिमल और कैंडल रिमूव कर रही है, यानी कि ऑक्सीजन को ले रहे हैं, उसी ऑक्सीजन के लेवल को प्लांट रिस्टोर कर रहा है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट। कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टली वुड हैव कंक्लूडेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए कैंडल एंड ए प्लांट? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैंडल और प्लांट को यूज करके उसने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, कंक्लूड नहीं बेटा, कंडक्ट किया। कैसे किया? देखो, रिमेंबर ही वुड नीड टू रिकिंडल द कैंडल टू टेस्ट वेदर इट बर्न्स आफ्टर अ फ्यू डेज। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू थिंक ऑफ टू लाइट द कैंडल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप? तो कौन कौन से वो तरीके हो सकते हैं जिसमें बार बार जो कैंडल थी उसको जलाया जा सकता है बिना बेल जार को डिस्टर्ब किए, बिना सेटअप को डिस्टर्ब किए। ठीक है ना? आगे देखो, यूजिंग ए सिमिलर सेटअप एज वन यूज बाय प्रिस्टली बट बाय प्लेसिंग इट ओवर इन ए डार्क एंड वंस इन द सनलाइट, जैन इगनहाउस। दूसरा साइंटिस्ट आया जैन इगनहाउस 1730 टू 1799। उसने प्रिस्टली का ही सेटअप लिया, लेकिन उसने उस सेटअप को एक बार डार्क में रखा यानी कि विदाउट सनलाइट, और एक बार किसमें रखा? सनलाइट में रखा। और उसने क्या बताया कि सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाइज द एयर फोल्ड बाय बर्निंग कैंडल्स और ब्रीदिंग एनिमल्स। देखो बेटा, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल जरूरी है। उसके बाद बताया KOH वाले से कि CO2 जरूरी है। जोसेफ प्रिस्टली वाले से बताया कि ऑक्सीजन जरूरी है और कैसे आ रही है। और बात आ गई है सनलाइट की, उसके बारे में बताया जैन इगनहाउस ने। उसने बताया कि प्लांट प्रोसेस के लिए सनलाइट जरूरी है। तभी क्या हो रहा है कि बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल्स जिसने एयर को फोल्ड कर दिया है, खराब कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन सारी ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बच गई है, उसको प्यूरिफाई किया है प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से। करेक्ट? इगनहाउस इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वेटिक प्लांट, किसके साथ एक्सपेरिमेंट किया उसने? एक्वेटिक प्लांट के साथ। एंड शोड दैट इन ब्राइट सनलाइट, जब सनलाइट क्या है? ब्राइट है, स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स व्हाइल इन द डार्क दे डिड नॉट। उसने कहा कि एक एक्वेटिक प्लांट लिया उसने, क्या किया? एक एक्वेटिक प्लांट लिया बेटा उसने। उस एक्वेटिक प्लांट का जो ग्रीन पार्ट था, ठीक है, वहां पर जब ब्राइट सनलाइट आई तो कुछ बबल्स निकले, कुछ बबल्स, यानी कि गैस प्रोड्यूस हो रही है। गैस प्रोड्यूस कब होगी? जो फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है ना? लेकिन डार्क में जब सनलाइट नहीं थी, डार्क में क्या है? कोई बबल्स नहीं आए, यानी कि कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। तो यही बताना चाह रहा है, जब ब्राइट सनलाइट है, ब्राइट सनलाइट, तो ग्रीन पार्ट के पास स्मॉल बबल्स मिले गैस के, और वो गैस कब बनी है? एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन उसी एक्वेटिक प्लांट को जब डार्क में रखा गया तो कोई बबल्स नहीं आए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुई। लेटर ही आइडेंटिफाइड दीज बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन। बाद में उसने बताया कि जो स्मॉल बबल्स हैं ये कौन सी गैस की? ऑक्सीजन। और हमें पता है फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये दो क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन के क्या निकल रहे हैं बेटा? स्मॉल बबल्स निकल रहे हैं। Hence he showed that it is only the green part of the plants that could release oxygen. उसने ये भी बताया कि ग्रीन पार्ट ही है जो ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑब्वियसली ग्रीन पार्ट है, क्लोरोफिल है, उसमें सनलाइट आएगी, फोटोसिंथेसिस होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी। अदर देन ग्रीन प्लांट्स
फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी। क्लियर? एक एक चीज को बड़े अच्छे से क्लियर करके चलना है बेटा। अब नेक्स्ट आ जाओ। इट वॉज नॉट अंटिल अबाउट 1854 दैट जूलियस वॉन सैक, दूसरे साइंटिस्ट आ गए हैं जूलियस वॉन सैक, बात हो रही है 1854 की। उसने एविडेंस दिया कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो, जब प्लांट ग्रो कर रहा है तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। उसने इसके एविडेंस दिए कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है भाई, फोटोसिंथेसिस होती है जब। और उसी ने बताया कि ग्लूकोज जो है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर भी होता है। His later studies showed that the green substance in plants, that is chlorophyll, is located in spatial bodies. उसने कहा कि जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है ना, ठीक है, जिसको हम आज के टाइम पे क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, वो स्पेशल बॉडीज के अंदर प्रेजेंट है, जिसको बाद में डिस्कवर करके बताया गया ये तो सेल ऑर्गेनेल ही है, क्लोरोप्लास्ट, जो किसके अंदर होती है, प्लांट सेल के अंदर। He found that the green parts in plants is where glucose is made. उसने बताया कि प्लांट का ग्रीन पार्ट ही वो पार्ट है जहां पे ग्लूकोज बनता है, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये सारी बातें किसने बताई बेटा, जूलियस वॉन सैक ने। हैव यू क्लियर? नाउ कंसीडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स डन बाय द T.W. एंगलमैन। T.W. एंगलमैन ने क्या किया बेटा, एक्सपेरिमेंट किया था। किसके साथ किया था? एक ग्रीन एल्गी थी बेटा क्लेडोफोरा, एक ग्रीन एल्गी थी बेटा क्लेडोफोरा, ठीक है। एक एक्वेटिक मीडियम लिया गया, ठीक है, जिसमें वाटर था, एक्वेटिक मीडियम वाटर तो होगा, और उसके अंदर क्लेडोफोरा यानी कि ग्रीन एल्गी को डाला गया। और क्या किया गया बेटा, सनलाइट को क्या किया गया, सनलाइट से एक्सपोज कराया गया। देखो क्या किया, यूजिंग ए प्रिज्म, एक प्रिज्म को यूज करके, एक प्रिज्म से जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया जाता है तो वो 7 कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, विबग्योर की फॉर्म में, विबग्योर। इस लाइट को, इस स्प्लिटेड लाइट को क्या किया गया, क्लेडोफोरा पे यानी कि उस एक्वेटिक मीडियम पे फोल्ड कराया गया, ठीक है, इस तरीके से विबग्योर, ठीक है। He split light into its spectral component and then illuminated a green algae, that is the cladophora, placed in a suspension of aerobic bacteria, placed in a suspension of aerobic bacteria। और सस्पेंशन के अंदर क्लेडोफोरा भी है जो कि ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी, और एरोबिक बैक्टीरिया भी है बेटा। यहाँ एनारोबिक में लिखा हुआ, ध्यान से देखो, एरोबिक है जो ऑक्सीजन यूज करेगा, और ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, जब क्लेडोफोरा फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है ना। सो द बैक्टीरिया वर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 evolution. You observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of the splitted spectrum, यानी कि blue and red जो लाइट थी स्प्लिटेड स्पेक्ट्रम की, वहां पे ये एरोबिक बैक्टीरिया का क्लस्टर दिखाई दिया। और ये बैक्टीरिया कहां पर होंगे बेटा, जहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। तो कहने का मतलब है जो सनलाइट की ब्लू लाइट है और रेड लाइट है, वहां पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। क्या दिखाता है वहां पे, जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम होती है। सो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम और फोटोसिंथेसिस वाज देन डिस्क्राइब। इसके बाद बताया गया कि जो सनलाइट की रेड लाइट है और ब्लू लाइट है वो क्या है, वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया के क्लस्टर को देखा गया जो ऑक्सीजन को यूज कर रहे थे। इसका मतलब कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया गया, रेड लाइट को, और ब्लू लाइट को क्या किया गया बेटा, एब्जॉर्ब किया गया। किसने एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल ने, ठीक है। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया कि इट रिजेंबल्स रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। उसने कहा कि ये जो
रेड लाइट और ब्लू लाइट की एब्जॉर्प्शन है, ये तो क्लोरोफिल ए और बी दिखाता है, क्लोरोफिल ए और बी दिखाता है। तो क्लोरोफिल ए और बी ने ब्लू और रेड वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया और उस एनर्जी को प्रोवाइड किया प्लांट को, और क्या की बेटा, फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी द की फीचर्स ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वर नोन, नेमली दैट प्लांट्स कुड यूज लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर। 19वीं शताब्दी के बीच में प्लांट फोटोसिंथेसिस के कुछ फीचर्स सामने आए और कहा गया कि जो प्लांट है वो लाइट एनर्जी को यूज करता है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, और उसके लिए CO2 चाहिए और वाटर चाहिए। एक इंपेरिकल इक्वेशन बनाई गई पूरी फोटोसिंथेसिस की, जिसमें कि ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, जैसे कि CO2 और वाटर से मिलकर के क्या बनाया गया, कार्बोहाइड्रेट बना गया, कार्बन के हाइड्रेट बनाए गए और रिलीज क्या हुई, O2, किसकी प्रेजेंस में हुआ, लाइट की प्रेजेंस। ठीक है, वेयर CH2 रिप्रेजेंट्स अ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, CH2O क्या बताता है, ग्लूकोज को, जो कितने कार्बन का शुगर है, 6 कार्बन। फिर a milestone contribution to the understanding of photosynthesis was made by a microbiologist, that is Cornelius van Meel। कॉर्नेलियस वैन मील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो माइक्रोब्स की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, 1897 टू 1985। उसने क्या किया, उसकी स्टडी थी पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे। डेमोन्स्ट्रेटेड दैट photosynthesis essentially a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, एक एक वर्ड को बड़े अच्छे से समझना है। वो कंपाउंड जो क्या हो सकता है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो सकती है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, समझ में आ जाए। देखो, इन विच ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये कुछ ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है जो कि CO2 को रिड्यूस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन ऐड करना। देखो CO2 में क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन, तो ये कैसी प्रोसेस है, रिडक्शनल। कैसी प्रोसेस है, रिडक्शनल। तो मील ने सिर्फ इतना कहा कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है उसके अंदर एक ऐसा कंपाउंड होता है जो ऑक्सीडाइजेबल है, जो ऑक्सीडेशन शो कर सकता है। वो ऐसा कुछ करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस कब होगा, जब हाइड्रोजन मिलेगा। और हाइड्रोजन हमें कहां से मिलेगी, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन को अपने में से रिमूव करना। तो यहां पर जो H2A है वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है जो अपने में से हाइड्रोजन निकाल देता है और किसको दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो किस में बदल जाता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, अब बात ये आती है कि यहां पर लिख दिया गया है H2A। अब A की जगह क्या होगा, तो उसने देखो एक पर्पल बैक्टीरिया यूज किया है जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, लेकिन ग्रीन पार्ट नहीं है उसके पास, क्लोरोफिल नहीं है उसके पास। एक ग्रीन बैक्टीरिया लिया यानी कि साइनोबैक्टीरिया। अब ग्रीन वाला तो क्या कर रहा है, H2O यूज कर रहा है जहां से हाइड्रोजन मिलेगा, और पर्पल वाला क्या यूज कर रहा है, H2S। यहां से तो ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगी यहां पे, लेकिन यहां पे सल्फर इवॉल्व होगी और हाइड्रोजन क्या है, CO2 को दे दिया जाएगा, जिससे क्या बनाएगा वो, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट थ्योरी पार्ट में यही चीज एक्सप्लेन्ड है। देखो, इन ग्रीन प्लांट्स वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस,
when H2S instead is the hydrogen donor for the purple and green sulfur bacteria. पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया H2S को एज ए ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड यूज करते हैं। ठीक है, द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, सल्फर बनेगा या फिर सल्फेट बनेगा, ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, और ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी। अभी मैंने आपको समझाया। Hence he inferred that the oxygen evolved by the green plant come from the water। तो ये क्लियर हो गया कि जो ऑक्सीजन आ रही है वो कहां से आ रही है, वाटर से आ रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। क्योंकि देखो CO2 में भी ऑक्सीजन है, वाटर में भी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आई कहां से, प्रूव हो गया वाटर से ऑक्सीजन आई है। ठीक है, दिस वॉज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स। इसको बाद में रेडियो आइसोटोप को लेकर के, रेडियो आइसोटोप में क्या किया जाता है, रेडियो आइसोटोप को क्या कर दिया जाता है बेटा, जो रेडिएशन निकालता है उसको प्लांट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। वो जहां जहां पर भी जिसके साथ मिलता है, कंपाउंड बनाता है, रिएक्शन करता है, उससे हमें पता चल जाता है कि वो किसके साथ ऐड हुआ, क्या उसके अंदर निकल गया, ये सारी चीजें उससे पता चल जाती है। और एक करेक्ट इक्वेशन हमारे सामने आई कि 6 CO2 के मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, 12 वाटर के मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनेगा बेटा, ग्लूकोज बनेगा, और 12 वाटर मॉलिक्यूल से 6 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और 6 ही क्या निकलेंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे। C6H12O6 किसका फॉर्मूला बेटा, ग्लूकोज का। O2 रिलीज्ड इज फ्रॉम वाटर। दिस वाज प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक। Note that this is not a single reaction but description of a multi-step process। जो फोटोसिंथेसिस की एक हमने सम अप करके ये इक्वेशन लिख दी है, ये एक इक्वेशन नहीं है बेटा, ये बहुत सारी इक्वेशन का रिजल्ट है। बहुत सारे स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के, वही हमें आगे पढ़ने हैं। अब आगे क्वेश्चन अराइज होता है कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज अ सबस्ट्रेट आर यूज्ड इन द इक्वेशन गिवन अबव, कि 12 ही मॉलिक्यूल यूज क्यों हुए। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 12 ही जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्यों यूज हुए बेटा। इसका देखो आंसर क्या है। एक हमारे पास कंपाउंड होता है दैट इज द NADPH, जिसकी फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन, डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्या है बेटा, ये जो कंपाउंड ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, और क्या ये बायोलॉजिकल सेटिंग्स के अंदर यूज होता है। कब बनता है, जब NADP पॉजिटिव को क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन मिल जाता है, तब ये बनता है। जब इसको हाइड्रोजन मिल जाता है तब ये बनता है। और NADPH क्या है, ये डेरिवेटिव है किसका, ATP का, एंड एक विटामिन होता है नियासिन का। ठीक है, कौन सा विटामिन होता है, विटामिन बी, विटामिन बी का। NADPH पॉजिटिव क्या होता है, एक डेरिवेटिव होता है। जब उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो क्या होता है बेटा, NADPH बन जाता है, जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला कंपाउंड बन जाता है। अभी आपको आगे मैं समझाऊंगी कि NADPH किस तरीके से फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। तो यहां पर क्या होता है बेटा, 12 NADPH के मॉलिक्यूल लगते हैं। ठीक है, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए। और 12 NADPH के प्रोडक्शन के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, 12 वाटर मॉलिक्यूल। इसीलिए 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज अ सबस्ट्रेट जो है यूज किया जाता है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़िए। जब आपको NCERT क्लियर होगी तभी आप रेफरेंस बुक पढ़ पाओगे। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।